दोस्तों आज हमारे पास एक स्ट्रीट लाइट रिपेयर होने के लिए आई हुई है। इसमें ड्राइवर से रिलेटेड फॉल्ट आ रहा है, ड्राइवर वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ड्राइवर में क्या खराबी है और उसको ठीक कैसे किया जाएगा। देखिए इसमें कुछ और फॉल्ट्स का भी मैं आपको इस वीडियो में जिक्र करूंगा, ताकि आप लोगों के सामने अगर वो फॉल्ट भी आता है तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से उसको देखें और आसानी से सॉल्यूशन कर सकें। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो बहुत लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो आपकी मर्जी है, बट लाइक के लिए मैं फोर्स कर सकता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हम मोटिवेट हो सकें। वीडियो पर जब लाइक देखता हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज लाने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना। तो यहाँ पर देखिए ये जो ड्राइवर है ये थोड़ा सा है ना अच्छी क्वालिटी का है। भाई स्ट्रीट लाइट में लगने वाला जो ड्राइवर होगा क्वालिटी तो उसकी अच्छी होगी ही, और दूसरी बात है ये जो है SMP वाला है। अदर ड्राइवर पे आपको SMP देखने के लिए नहीं मिलता। इसमें आपको अलग से एक ट्रांसफॉर्मर मिल जाता है जो कि आपको स्टेप डाउन करके आउटपुट में कितनी वोल्ट प्रदान करता है वो तो भी आपको बताऊँ। पहले समझ लीजिए, रिपेयरिंग पे फिर चलेंगे हम। ये इसका प्राइमरी सेक्शन है, ये इसका सेकेंडरी सेक्शन है। बीच में इसमें स्विचिंग के लिए एक मॉसफेट का इस्तेमाल करा गया है, और उसके बाद जो सिग्नल जाता है ट्रांसफॉर्मर को, उसके बाद जाता है स्टेप डाउन होके इधर पे आता है। अब यहाँ पर आउटपुट कितना वोल्ट करता है उसके लिए हमें ये जो कैपेसिटर है उनकी वोल्टेज देखनी पड़ेगी। लगभग कितने वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर लगा है एक अंदाजन हम बता सकते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ का आप आउटपुट देखना चाहें तो उसमें कैपेसिटर को देख लीजिए। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर कैपेसिटर 100 वोल्ट का लगा हुआ है तो मान लीजिए यहाँ पर आपको लगभग 70, 80, 90 वोल्ट के समथिंग इससे आउटपुट मिलेगी। ठीक है, समझ गए। कभी भी कैपेसिटर के वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट नहीं होता है। क्यों भाई? कैपेसिटर फट जाएगा ओवर वोल्ट पे, इसलिए आपको कैपेसिटर देख लेना है सिंपल सा, जब आपको पता नहीं होता कि कितना वोल्ट आउटपुट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसका तो मैंने आपको बता दिया, और दूसरी चीज़, और यहाँ पर 2 कनेक्टर है इनपुट आउटपुट का, यहाँ पर सिंपली आपको दिख जाएगा। अभी आपको ड्राइवर फिट करना हो तो इनपुट आउटपुट देख लें। तो दोस्तों अब इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने से पहले एक छोटी सी टिप्स आपको बताऊँगा। जब भी आप इसको रिपेयर करते हैं उससे पहले आपको सिर्फ 1 मिनट इसको आई टेस्टिंग पे देना है। आई टेस्टिंग बोले तो इसको आपने फिजिकली देखना है, गौर से देखना है, हर एक कंपोनेंट को ध्यान से देखना है, समझना है। अगर आपको आई टेस्टिंग से ही किसी कंपोनेंट के डैमेज या फिर जले कहीं पता चलता है तो आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट आसानी से मिल जाएगा। देखिए जब भी कभी भी मैं रिपेयर करता हूं तो सबसे पहले आई टेस्टिंग कर लेता हूं, उसके बाद हर एक कंपोनेंट को चेक करता हूं, जहां पर मुझे डाउट लगता है वहीं पर मैं काम करता हूं। तो आई टेस्टिंग जब करेंगे तो कुछ कुछ आपको पता चल जाएगा। हालांकि जो प्रोफेशनल होते हैं वो तो पीठ थपथपाई बता देते हैं भाई फॉल्ट कहाँ से, और मुझे भी बहुत ही जल्द पता चल जाता है फॉल्ट कहाँ से। फिर भी भाई आपको सिखाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक लेवल से मैं एक स्टेप बाय स्टेप हर तरीके से ले चलता हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूँ, सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज लगाया गया रहता है। तो सबसे पहले आप फ्यूज को चेक कीजिए। जब ड्राइवर आउटपुट में बिल्कुल जीरो कर दे तो आपको फ्यूज चेक करना है। फ्यूज कैसे चेक करना है? आपको इसको रखना है बजर या फिर रजिस्टर के मोड में, मल्टीमीटर को। ठीक है, बजर के मोड में रखने के बाद यहाँ पर फ्यूज कौन सा है, बेसिकली इन SMP में जो फ्यूज होता है ना वो रजिस्टेंस लगाया गया रहता है फ्यूज की जगह पे। ये भी एक फ्यूजेबल रजिस्टेंस होती है जिसकी वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 ओम्स होती है। हालांकि छोटे ड्राइवर पे आपको कम वोल्ट की रजिस्टेंस मिल जाएगी, और बड़े आपको ज़्यादा लोड वाले SMP पे आपको ज़्यादा वोल्ट की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये एक रेजिस्टेंस है जिसके बगल में आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर एक ये देखिए ब्लास्ट हुआ है, यानी कि ये रेजिस्टेंस डेफिनेटली ख़राब होगी क्योंकि ये फ्यूज के तौर पे लगाई गई है। देखिए बिल्कुल ख़राब है। अगर सही होती तो ये 10, 20, 30 जो भी इसकी वैल्यू है वो ज़रूर देती। तो ये एक रेजिस्टेंस है जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, यानी कि इसका फ्यूज उड़ चुका है। अब यहाँ पर इसमें 2 MOV लगे हुए हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए उनको भी हम चेक कर दें, कहीं हाई वोल्ट से ख़राब तो नहीं हुआ। MOV बिल्कुल सही है। जब MOV ख़राब हो जाता है तो कुछ वैल्यू देता है या फिर बीप कर देता है। ठीक है, येलो वाले इसको देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हाई वोल्टेज से ख़राब नहीं हुआ है। अब ख़राब कहाँ से है इसको चेक करने के लिए स्टार्टिंग से आप चलिए, यहाँ से चेक करते हुए चलिए इधर तक। सबसे ज़्यादा SMP में प्राइमरी सेक्शन से ही फॉल्ट निकल के आ जाता है। और एक चीज़ बता दूं, जब भी आपका फ्यूज उड़े तो समझ लो प्राइमरी सेक्शन से ही फॉल्ट है। डेफिनेटली प्राइमरी सेक्शन से ही फॉल्ट है। प्राइमरी यानी कि इस ट्रांसफॉर्मर के इधर जितने भी कंपोनेंट्स दिख रहे हैं उससे, यानी कि इधर से ये लाइनिंग बनी हुई ना इधर को, आधे ट्रांसफॉर्मर से उधर को जितने भी कंपोनेंट्स दिख रहे हैं वहीं से आपका फॉल्ट निकल जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि कंपोनेंट को। मैं आपको बता दूँ सबसे पहले
ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इंडक्टर कॉइल है, 2 कॉइल हैं, यहाँ पर ये एमओबी है, ये रेक्टिफायर यानी कि डायोड है, 4 डायोड होते हैं। तो यहाँ पर एक रेक्टिफायर यही लगा दिया गया है, रेक्टिफायर यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज डायोड, डायोड जो एसी से डीसी बनाता है, ठीक है, ये डायोड। और ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, ये 2 कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर है, ये आपकी डायोड है, और ये एक रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, और ये एक मॉसफेट है। हालांकि मॉसफेट ही होता है ज़्यादातर एसएमपीएस में, फिर भी हमें इसका नंबर देख लेना पड़ेगा, गूगल कर लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर भी अगर एक चीज़, किसी कंपोनेंट का आपको नाम मालूम ना हो तो एक काम कर लो, किसी भी कंपोनेंट के बगल में कुछ एक कोडिंग लिखी हुई रहती है। जैसे इसके बगल में है एल, तो इसका एल का जो कोडिंग होता है वो इंडक्टर कॉइल से लगा हुआ होता है, ठीक है। एल मीन्स इंडक्टर कॉइल, वहाँ पर उसको दर्शाया गया होता है, एल मीन्स। और ये देखिए, इसके बगल में सी लिखा हुआ है कि ये कैपेसिटर है, इसके बगल में आर लिखा हुआ है कि ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, बॉक्स टाइप है, इलेक्ट्रोलाइट है, और कई सारे टाइप्स है। उसका एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, बहुत पहले बनाया है, फिर भी एक नई ताज़ी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, देख लेना, ठीक है। कंपोनेंट के बारे में तो समझा दिया, अब कंपोनेंट कैसा बिहेव करता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जब भी आप कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, कॉइल जब आप चेक करते हैं तो कॉइल आपकी हमेशा इस तरीके से कंटिन्यूटी बीप में बीप मारेगी, तो बिल्कुल सही होगी। और दूसरी बात है, एक जो फ्यूज रजिस्टर है, ये फ्यूज रजिस्टर या फिर फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जो है ना, वो इस तरीके से बीप मारती है और कुछ वैल्यू वो शो करती है, 10, 20, 30, 40 ओम शो करती है, ठीक है। सिर्फ 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपके कंटिन्यूटी मोड में बीप मारते हैं। इसके अलावा जो अदर कंपोनेंट है अगर वो बीप मारते हैं तो समझ लीजिए वो ख़राब है, ठीक है। समझा दिया आपको, कॉइल और रेजिस्टेंस को छोड़ के कोई भी कंपोनेंट को बीप नहीं मारना चाहिए। हाँ, कुछ वहाँ पर वैल्यू आ सकती है, वो वैल्यू के बारे में आगे हम जिक्र करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस कंपोनेंट से। इस कंपोनेंट को वैसे मैंने चेक कर ही लिया है, देखिए सही है, कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा। इसके बगल में एक कैपेसिटर है, उसको भी चेक करेंगे, ये भी सही है। और इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर कॉइल के 2 पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था एसएमपीएस में 2 पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। इसके जस्ट पीछे देखो इंडक्टर कॉइल का एक यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, बिल्कुल बीप मिलना चाहिए। देखिए मिल रहा है, मिल रहा है। और मैंने आपको बोला था ना, इंडक्टर कॉइल बिल्कुल सही होती जब बीप मारती है, इस तरीके से नहीं बीप मारना चाहिए, मार देता है समझ लो भाई ख़राब है। तो ये बिल्कुल सही है, ये इसके दोनों पार्ट सही हैं। अब इसके आगे कैपेसिटर है, कैपेसिटर को भी चलते हैं। और कोल्ड टेस्टिंग हमेशा बोलता हूँ, कोल्ड टेस्टिंग ये सिर्फ सभी के लिए है, वीडियोज सभी के लिए, ये नहीं कि भाई मैकेनिकों के लिए बना रहा हूँ, मैं सभी के लिए बनाता हूँ, इसीलिए कोल्ड टेस्टिंग करता हूँ, यानी कि इसमें कोई भी करंट ना देके वैसे ही टेस्टिंग करना बताता हूँ। इसके बाद ये कैपेसिटर चेक हो गया, इसके बाद ये दोनों कॉइल चेक होंगी, ये कॉइल बीप मारेंगी जैसे कि ये मार रही है, और ये भी बीप मारेगी, तो बिल्कुल सही होगी। 2 कॉइल भी टेस्ट होगी। ये एमओबी भी वैसे हमने पहले ही चेक कर लिया था। इसके बाद में एक रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर को चेक करेंगे। रेक्टिफायर में 4 लेग होती हैं, इनमें भी कहीं भी बीप नहीं मिलनी चाहिए, अगर मिलती है तो आपको रेक्टिफायर पे थोड़ा सा शक करना है। चलिए, बीप नहीं मिल रही तो शक नहीं करेंगे हम। यहाँ पर कुछ वैल्यू दिखा रहे हैं, डायोड की वैल्यू होती है 500, 550, एक तरफ से आती है, एक तरफ से नहीं आती, ठीक है, डायोड की वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था। इधर कोई भी एसएमडी कंपोनेंट्स कोई भी जले वाले नहीं लग रहे हैं, तो ज़्यादा हमें यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करनी है, आगे चलना है। यहाँ पर ये इतने कंपोनेंट अभी बचे हुए हैं। ये कैपेसिटर है, ये पीएफ है, जिसे हम कैपेसिटर और पीएफ कह सकते हैं। वैसे कैपेसिटर की वैल्यू पिको फेरेड में अगर बोले तो वो भी कैपेसिटर ही होता है, ठीक है। अरे ये कैपेसिटर कंटिन्यूटी बीप क्यों मार रहा है भाई? ये पीएफ, एक सेकंड, ये पीएफ कंटिन्यूटी बीप मार रहा है यहाँ पे थोड़ा सा शक हो गया। हालांकि ये जला या फिर फटा नहीं है, और ये फटने के बाद ही वैसे कंटिन्यूटी बीप मारता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन दोनों कैपेसिटर को चेक करते हैं। इसको हमने इंडिकेट मतलब चिन्हित कर लिया है, हाँ इसमें शक है थोड़ा सा। इसके बाद हम रजिस्टर को चलते हैं, चेक करते हैं। रजिस्टर कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम रजिस्टर मोड में, क्या पता है ज़्यादा वैल्यू का हो। चलिए, ये ज़्यादा वैल्यू का नहीं है, मुझे लगता है कि फ्यूजेबल है। हाँ जला हुआ है ना, ये कम वैल्यू का है, जला हुई है, ये जला ही है भाई। चलिए इसको हम इग्नोर करते हैं। इसको दो कंपोनेंट हमें ख़राब मिले, एक ये और एक ये, और इसमें बीप आ रही है। इसको थोड़ा सा हम ध्यान में रखते हुए अभी आगे काम करेंगे। उससे पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 इन कंपोनेंट को चेक करेंगे। 2 कैपेसिटर को चेक करेंगे। ये कैपेसिटर ठीक है, ये भी ठीक है, कोई भी वैल्यू या फिर बीप नहीं दे रहा। वैल्यू दे के फिर 0 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। इस रजिस्टर को हम टेस्ट करेंगे। ये रजिस्टर यहाँ से यहाँ तक लगी हुई, मे बी सही है। और रजिस्टर है ना कम वैल्यू का हो तो वो बीप मारता है, उस पर कोई शक नहीं करना आपने। ये वाली कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर छोटा वाला, इसको भी चेक करेंगे हम। ये कैपेसिटर भी यार बीप मार रहा है। अब थोड़ा सा शक और बढ़ गया, 1 और 2 ये दोनों बढ़ रहे हैं। और इसमें हम चेक करते हैं इस कैपेसिटर को। ये कैपेसिटर कुछ वैल्यू दे रहा है, चलिए ज़्यादा शक नहीं करते इस पर। अब बचा एक हाँ ये डायोड बचा, जेनर डायोड।
इसको भी हम जेनर डायोड नहीं, असल में ये एक है ना, ये है, एक सेकंड, ये है 4148 डायोड, जिसे हम स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ये डायोड। इसके बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये भी बीप दे रहा है और शक बढ़ गया हमारा। इन जगह पे कंटिन्यूटी बीप आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ शॉर्टिंग इधर से है। बचा ये कंपोनेंट, चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये तो फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है, एक सेकेंड, ये देखो, ये तो फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है भाई। इसकी तो तीनों लेग आपस में शॉर्ट दिखा रही है, यानी कि मोसफेट में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब एक चीज़ बता दूं, जब आपको इतने सारे कंपोनेंट में बीप लग रही है तो एक काम कर लो, अगर ये कंपोनेंट फिजिकली फटे नहीं है या फिर डैमेज नहीं है तो आपने इन कंपोनेंट को ना खोलने के बजाय यहाँ पर मोसफेट को खोल के अलग कर लेना है। सिंपल सी बात है। याद रखिए, मोसफेट आईसी जब भी इसमें लगी होती है सबसे ज़्यादा खराबी उसमें ही पाई जाती है। भाई हम तो रोज़ रिपेयर करते हैं, हमें पता है कि कहाँ से फॉल्ट आना चाहिए या फिर कहाँ से फॉल्ट आता है सबसे ज़्यादा, है ना। चलिए इस मोसफेट को सबसे पहले हम अलग कर लेते हैं। इस मोसफेट को अलग करने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि मोसफेट ख़राब होगा या फिर कुछ और, कमेंट करके बताना भाई। ठीक है, अगर इस मोसफेट में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा ना, मोसफेट को निकालते ही शॉर्टिंग दूर हो जाएगी, जहाँ जहाँ से अभी तक शॉर्टिंग मिल रही थी ना वहाँ से दूर हो जाएगी। भाई आयरन भी सही से गर्म नहीं है, वेट करते गर्म होने का। चलिए थोड़ा बहुत गर्म हो चुका है, इससे हम करते हैं बाहर सर्किट से। फाइनली हमने मोसफेट को बाहर निकाल लिया है। चलिए चेक करते हैं इसे। सबसे पहले मोसफेट को ही चेक करेंगे। मोसफेट ही ख़राब है, हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है, 0 तो नहीं दिखा रहा पूरी। इस तरीके से अगर 0 दिखा तो फुल शॉर्टिंग होती है, हाफ शॉर्टिंग ही दिखा रहा है। 40 ओम्स आ रहा है इधर से, बीच की लेग में भी ये देखिए फुल शॉर्ट है भाई, शॉर्ट है ही, एक तरफ 2 लेग फुल शॉर्ट है, 2 लेग हाफ शॉर्ट है, यानी कि फुल शॉर्ट है आपका मोसफेट। अब इधर पे चेक करेंगे क्या अभी भी इधर पे शॉर्टिंग आ रही है। अब नहीं आ रही, अब शॉर्टिंग चली गई। अब हमने इस पीएफ पे चेक करना है क्या अब भी इसमें शॉर्टिंग है या फिर नहीं। अब शॉर्टिंग है ही नहीं, देखो इस पीएफ में शॉर्टिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो है किसी भी सर्किट में जब किसी कंपोनेंट में आप फिजिकली डैमेज नहीं देखते हैं तो सीधे आप आईसी या फिर मोसफेट को ही निकाल के अलग कर लो, अगर उसमें शॉर्टिंग आ रही है तो हालांकि इसमें शॉर्टिंग आ रही है तो हमने इसको अलग कर लिया है। और बड़े दुख की बात तो ये है कि मेरे पास इस नंबर का मोसफेट है ही नहीं। चलिए नंबर आपको दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि इसका दूसरा पार्ट बनाना ही पड़ेगा जब मैं मोसफेट लेके आऊँगा। फिलहाल आपको बता दिया कि भाई शॉर्टिंग वॉटिंग कैसे फाइंड करते हैं। ये देखो, ये देखिए, अब गूगल में आपको सर्च करके दिखाता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये इसका नंबर है और गूगल में इसको सर्च मारेंगे, इसके पूरे पिन आउट वगैरह सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा। टाइप 4 ट्रांजिस्टर मोसफेट है और एन चैनल मोसफेट है, 50 वोल्ट का है और 800 वोल्ट, सोर्स वोल्टेज 800, गेट वोल्टेज 30 वोल्ट और मैक्सिमम गेट शोल्ड वोल्टेज 4 वोल्ट। ठीक है, मैक्सिमम ड्रेन करंट वोल्टेज पूरा डिटेल यहाँ पर निकल के आ गया है। इसका जंक्शन टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस और टोटल गेट चार्ज है और राइज टाइम है, ड्रेन सोर्स कैपेसिटेंस है। मुझे लगता है कि इस टाइप का मेरे पास कोई भी मोसफेट नहीं है, तो देखते हैं कहीं मार्केट में मिल जाता है तो मैं आपको दूसरा पार्ट दे दूंगा, वरना आपको डिटेल से बता दिया कि भाई कैसे इसमें जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ और फॉल्ट का भी बता देता हूँ। चलिए अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट कर लेना, मैं कल परसों भाई ऑर्डर कर दूंगा इस नंबर के मोसफेट को, शायद कब तक आए वो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, जब ये फॉल्ट आता है ना, इसको डालने से सॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरी बात है, इसके बाद ये दो जो रजिस्टर है इनको भी आप चेंज कर लो भाई। ठीक है, इसको आप 2-2 वाट के इसमें डाल दो और 10-20 ओम्स के आप रजिस्टर डाल देना। और यहाँ पर ये तो प्राइमरी सेक्शन का हो गया। सेकेंडरी का जब भी प्रॉब्लम आता है तो वैसे ही आपको टेस्टिंग करना रहेगा, किसी कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो। ठीक है, ट्रांसफार्मर से बहुत कम मिलता है, हालांकि अभी सेकेंडरी से रिलेटेड कोई फॉल्ट नहीं आया, बहुत कम देखने के लिए मिलता है। फिर जब भी आएगा बता दूंगा, बाकी तो इसका दूसरा पार्ट मैं जल्द बनाऊंगा और आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए ये फिर वीडियो एंड करते हैं और इस मोसफेट के मिलने का इंतज़ार करते हैं। कोशिश तो ये की थी कि यार बन जाए, बट कंपोनेंट ना होने की वजह से कभी कभी हो जाता काम अधूरा।
बट आपको बता दिया कि किस तरीके से प्रॉब्लम को फाइंड किया जाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से। पसंद आई वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।